हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो जेक बोर्ड ने रिलीज किया है 2024-25 सेशन के लिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय। रिलेशन दिया हुआ है कि 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है एंड 2 3 से रिलेट कर रहा है। तो पूछा जा रहा है देन द रिलेशन आर इज, कि जो आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों है। अगर इसी को हिंदी में अगर वालों के लिए बोला जाए तो कहा जा रहा है कि एक संबंध आर जो समुच्चय 1 2 3 पर आर रिलेट किया गया है के द्वारा परिभाषित है। तो संबंध आर है समतुल्य, सममित, संक्रामक या सममित और संक्रामक दोनों, है ना। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे पहला बात किया जाए रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में समतुल्य कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता था? रिफ्लेक्सिव कहता है कि वो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी ए के लिए, कोई भी सेट ए का एलिमेंट के लिए जिस पे रिलेशन डिफाइन है, ए क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए आर में, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे सेट जो है हम लोग का उसमें एलिमेंट है 1 2 3, तो उसके लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? ए बिलोंग करना चाहिए सारे ए के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 के लिए 1 1 है, हाँ है, 2 के लिए 2 2 है, तो ये भी है, 3 के लिए 3 3 है, हाँ तो ये भी है, यानी 1 1 2 2 3 3 तीनों है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, है ना, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब अगर सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक, जिसको कहते हैं सममित। तो अगर सिमेट्रिक चेक करें तो क्या कहता है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में, है ना। जहाँ पे ए बी क्या हो, उस ए सेट से एलिमेंट हो जिसपे रिलेशन डिफाइन है। तो यहाँ अगर देखें हम लोग तो 1 1 जो रिफ्लेक्सिव होता है, जो एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होता है वो सिमेट्रिक होता ही है। तो चेक करेंगे बस यहाँ पे 1 2 और 2 3 के लिए। तो अगर 1 2 यहाँ पे है तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक बाय डेफिनेशन जो सिमेट्रिक का है कि 2 1 भी होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 1 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक ये नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ आगे चेक करेंगे थर्ड ट्रांजिटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रामक, है ना। ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए सी भी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे 1 2 है और 2 3 है, तो 1 2 एंड 2 3, तो क्या इम्प्लाई करना चाहिए था कि 1 3 बिलोंग करना चाहिए था आर में, बट यहाँ पे 1 3 तो है ही नहीं। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए रिफ्लेक्सिव, या फिर हिंदी में कहा जाए तो समतुल्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। कह रहा है लेट अ फंक्शन एफ जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और कह रहा है ये डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 3x। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि एफ इज 1 1 ऑन 2, दूसरा ऑप्शन एफ इज मैनी 1 ऑन 2, तीसरा ऑप्शन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, एंड चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है कि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ है जो आर से आर पे है। तो कह रहा है सही उत्तर को चुनना है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 3x, कह रहा है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है ना। तो यहाँ अगर हम लोग इसका ग्राफ बाय ग्राफ अगर समझना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं ना कि जो एफ एक्स इक्वल टू 3x ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी ये कुछ इस तरीके से पार होता है। तो यहाँ पर देखें अगर तो ये भी इन्फिनिटी में जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 1 1 दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करें
तो वो ग्राफ को बस एक बार कट करेगा, यानी यहाँ से भी शो हो जा रहा है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। या फिर इसको बाय कर दिखाना चाहें तो भी शो कर सकते हैं कि मान लेते हैं लेट कोई x1 x2 यहाँ पे लेते हैं 2 एलिमेंट फ्रॉम R, कहाँ से, डोमेन से, और लेके चलते हैं fx1 इक्वल टू fx2। और अगर ये x1 इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, बाय डेफिनेशन हो जाएगा ये 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कटा तो यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2, यानी यहाँ से प्रूफ हो गया f इज 1 1, एंड यहाँ से भी प्रूफ हो गया था कि f 1 1 है ना। तो यहाँ पे अब आगे ऑन टू के लिए चेक करते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर चेक करें हम लोग ऑन टू के लिए, ये चेक था 1 1 के लिए, अब चेक करेंगे हम लोग ऑन टू के लिए। तो यहाँ अगर देखें कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू R, कहाँ से, कोडोमेन से, फॉर एनी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y बाय 3 सच डैट f ऑफ y बाय 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई बाय 3, तो यहाँ से 3 से 3 कटा और ये आ गया y के। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 1 1 है, पहले से था, एंड यहाँ से प्रूफ हो गया ये ऑन टू भी है, यानी यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए कि f जो होगा वो 1 1 होगा एंड ऑन टू दोनों होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है, तो कह रहा है देन एफ ऑफ एफ जीरो क्या होगा, है ना। अगर हिंदी में बात किया जाए तो कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 है तो एफ ऑफ एफ जीरो बताना है हम लोग को। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एफ जीरो, अगर एफ ऑफ एफ जीरो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एफ के अंदर एफ जीरो रखना है, और एफ जीरो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, अगर हम लोग एफ जीरो निकालें तो क्या हो जाएगा, फंक्शन तो एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो एक्स की जगह पे जीरो रखना है, यानी यहाँ पे हो गया 0 प्लस 7, यानी एफ ऑफ जीरो हो गया 7। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या निकालना हम लोग को, एफ ऑफ 7 निकालना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 7 रखते हैं तो हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7, एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 7 प्लस 7 हो जाएगा 14, यानी यहाँ से आ गया 49 प्लस 14, एंड जब दोनों को सम किए तो यहाँ से हो जाएगा ये 63, यानी थर्ड का जो आंसर आ गया वो आ गया बी 63। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस 1। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, हम लोग को दिया क्या है, कह रहा है टेन इनवर्स माइनस 1 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे हम लोग y, है ना। और हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाय ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा -1, एंड -1 कब देता है, अगर टेन वाई की बात किया जाए तो टेन ऑफ माइनस पाई बाय 4 ये देता है -1, यानी यहाँ से y इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाय 4, तो 4 का आंसर आ जाएगा बी माइनस पाई बाय 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ मैट्रिक्स, कह रहा है दोनों जो मैट्रिक्स है वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स है ना, 2x2 मैट्रिक्स दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम लोग देखा जाए तो इक्वल होगा 2x प्लस वाई, ये 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ पे सेकेंड वाला एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4x इक्वल टू 5y माइनस 7, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू वाई, एंड यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू x प्लस 6। तो यहाँ से अगर x को लेफ्ट हैंड साइड किए तो आया 4x माइनस x इक्वल टू 6, यानी 3x इक्वल टू 6, तो 3 से 6 कटा 2 टाइम्स में, यानी x इक्वल टू आ गया 2, एंड जब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल टू वाई, यानी आ गया 10 माइनस 7 इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू आ गया 3। तो x इक्वल टू 2 आ गया एंड y इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन
बी 2,3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कह रहा है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, है ना। अगर हिंदी में बात किया जाए तो कह रहा है कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है। पहला आइडेंटिटी मैट्रिक्स या सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग चेक करें, एक पहली बात तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ही नहीं, है ना। सारे मैट्रिक्स की अगर बात किया जाए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ही नहीं। एग्जाम्पल पे चेक कर सकते हैं कि अगर इन जनरल बात किया जाए तो 1, अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही ले लेते हैं तो इवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम जब ऐड करते हैं ना, इसका ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 0 0 2, एंड ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग निकाल लें ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो शो करते हैं यहाँ से, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम लोग करेंगे ट्रांसपोज। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी यहाँ से आ गया ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए, यानी ये वापस आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज। यानी बाय यहाँ से डेफिनेशन कहता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि अगर ए ट्रांसपोज किए और वो ए के बराबर आ गया तो हो जाता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। कह रहा है इफ़ ए जो है एक 1x3 मैट्रिक्स है। अच्छा, ये तो पूछा ही जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, है ना, कि अवयव ए की कोटि क्या होगा। यहाँ अगर देखें तो ये इसके पास रो कितना है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 3। तो इसमें देखें हम लोग तो इसके पास एक ही रो है, यानी इसके पास कॉलम क्या इतना है 1 2 3, तो टोटल 3 कॉलम है, यानी जो इसका ऑर्डर होता है वो होता है रो इंटू कॉलम। तो यहाँ से आ गया 1 इंटू 3, तो ऑर्डर हो जाएगा 1x3, यानी 7 का आंसर आ गया ए 1x3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। कह रहा है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जो 2x2 मैट्रिक्स है। तो कह रहा है डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को 2a का, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि अगर के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, और ए का जो ऑर्डर है वो n है, मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर बोला जाए n है, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है k⁴n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, एंड यहाँ पे आ गया 2 माइनस 8, यानी डिटर्मिनेंट हो गया -6। अच्छा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोग को दिया ही नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना था नहीं था, बस फॉर्मूला निकालना था। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला में पुट करते हैं ना, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है, यानी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि यह जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 का। तो जब 2x2 मैट्रिक्स है तो ऑर्डर यहाँ पे 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी यहाँ से आ गया 2 के पावर 2 है होगा 4, एंड साथ में आया डिटर्मिनेंट a। तो 8 का आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो 3x3 मैट्रिक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट होगा, a b c d e f g h i, तो टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट है ना। और सबके पास चॉइस कितना है 2, यानी कह सकते हैं कि ए के लिए कितना चॉइस 2, बी के लिए कितना चॉइस 2 इंटू, क्योंकि सारा डिपेंडेंट केस वाला चलेगा। तो ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन 2 2 का होगा, और कितना टाइम्स होगा, जितना यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स है, एंड टोटल एलिमेंट्स कितना है 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर 9। तो 2 टू द पावर 9 करें तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये आता है 512। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, है ना, क्योंकि सारा एलिमेंट्स के पास 2 2 चॉइस है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कह रहा है कि यहाँ पे दोनों का जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसका डिटर्मिनेंट इक्वल है ना। दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल है तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो अगर पहला बात किया जाए इसमें 2 3 4 5 दिया हुआ है एंड ये इक्वल है x 3 2x 5 के। तो यहाँ पे अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड वाले का डिटर्मिनेंट निकाल लें तो हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। दिस इज इक्वल टू क्या होगा x इंटू 5 यानी 5x माइनस 3 इंटू 2x। तो यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x एंड यहाँ से आ गया 10 माइनस 12 तो माइनस 2। दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 6x। तो यहाँ से आ गया माइनस x यानी माइनस माइनस कट गया और आ गया x का वैल्यू 2 यानी यहाँ से हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x है, जहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है। तो पूछा जा रहा है कि dy अपॉन dx क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें है ना, dy अपॉन dx निकालना है हम लोग को और y हम लोग को दिया हुआ है log ऑफ log x। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे चेन रूल। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किए हम लोग dy को तो हो जाएगा dy अपॉन dx एंड ये log ऑफ log x है। तो बाई चेन रूल क्या होगा, पहले ये डिफ्रेंशिएट होगा log x के रिस्पेक्ट में एंड फिर log x डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log का डिफ्रेंशिएशन है तो ये तो देता है 1 अपॉन एक्स, बट x के जगह पे यहाँ पे log x है तो हो जाएगा 1 अपॉन log x। फिर इनटू अब log x का डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन एक्स एंड जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डी इफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए है देन तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, है ना। तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन ही पूछा जा रहा है एंड हम लोग को डिफ्रेंशिएशन किसका पूछा जा रहा है, तो कह रहा है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए दिया हुआ है। तो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट एक्स है। रूट एक्स का हम लोग जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई है। तो पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट वाई एंड फिर y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू रूट ए कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स को राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 2 रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 2 से 2 कटा एंड रूट वाई इधर मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो यहाँ से 12 का आंसर आ गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ दी y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है देन तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, है ना, ये पूछा जा रहा है हम लोग से। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो अगर इसको लोग डिफ्रेंशिएट करें पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साथ में अब 3 बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। यहाँ से आ गया माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x एंड फिर निकालना है हमको इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस 5 कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x फिर माइनस 3 कॉन्स्टेंट तो बाहर फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स एंड यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस 5 cos x
माइनस माइनस हो गया +3 sin x, एंड फिर दोनों जगह से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पे यहाँ आ गया 5 cos x -3 sin x, एंड ये वापस से y है, देख सकते हैं। तो यहाँ से किसके बराबर हो गया, -y के। तो 13 का आंसर क्या आ गया, 13 का आंसर आ गया C, -y के बराबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r = 5 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, सर्कल का एरिया का निकालना हो तो फॉर्मूला होता है πr²। अब निकालना हम लोग को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, की रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है रेट ऑफ चेंज। यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे एरिया को विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट बाहर, r² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2r, है ना। और निकालना है dA/dr एट r = 5। तो यहाँ पे क्या करना है, r = 5 पुट करना है। तो यहाँ से आ गया पाई × 2 × 5। अब इसका अगर यूनिट लिखें तो हो जाएगा cm²/सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का होता है सेंटीमीटर² और रेडियस का हो जाएगा सेंटीमीटर। और यहाँ से आ गया 5 × 2 = 10, तो 10 पाई cm²/सेंटीमीटर। तो यहाँ से 14 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को dx/e⁻x + e⁻−x का। कह रहा है ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो इंटीग्रेशन निकालना है वो निकालना है dx कह रहा है कि e⁻x + e⁻−x का निकालना है इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं dx/e⁻x प्लस, यहाँ पे e⁻−x है, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/e⁻x। एंड यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिए तो यहाँ से हो गया e⁻x, एंड यहाँ से e⁻x का स्क्वायर यानी e⁻2x साथ में +1। अब ये ऊपर आ जाएगा एंड क्या बन जाएगा, e⁻x dx/e⁻2x + 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट e⁻x = t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पे e⁻x dx = dt, यानी e⁻x dx की जगह पे हम लोग यहाँ पे अगर इसको i मान लें तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं i = यहाँ से इसको i ही ले चलते हैं, तो i = यहाँ से क्या आ जाएगा, e⁻x dx की जगह पे हम लोग का हो जाएगा dt/e⁻2x है, यानी ex का स्क्वायर है, तो ex तो t माने थे, तो यहाँ से आ गया t² + 1, एंड 1/t² + 1 का इंटीग्रेशन हम लोग को जानते हैं कि ये होता है tan 1t साथ में +c, और t की जगह पे क्या हो जाएगा, t की जगह पे हो जाएगा वापस से e⁻x, यानी आ गया यहाँ से tan 1e⁻x + c। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा मैच किया, 15 का ऑप्शन मैच किया ए के साथ, यानी यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को sec²x/cosec²x का। तो यहाँ से sec²x/cosec²x को अगर लिखना चाहें तो ये तो tan²x के बराबर होता है ना, क्योंकि sec²x को लिख सकते हैं 1/cos²x और cosec²x को लिख सकते हैं 1/sin²x। तो यहाँ से आ गया sin²x/cos²x जो tan²x के बराबर होता है। अब निकालना है यहाँ पे हम लोग को tan²x का इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan²x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं आता है, तो इसको tan²x को sec² के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan²x को हम लोग लिख सकते हैं sec²x - 1। अब दोनों को यहाँ पे अलग करते हैं तो आ गया sec²x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब sec²x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग कि होता है tan x, साथ में माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, साथ में आएगा आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, तो ये मैच किससे किया, ऑप्शन सी के साथ, tan x - x + c।
तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 sin टू द पावर 7x किसके बराबर है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तुम लोग जानते हैं ना कि अगर इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला होता है कि -a to a अगर लिमिट दिया हुआ है और साथ में fx का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, तो ये होता है दो केस में टूटता है कि अगर fx यहाँ पे नहीं वहीं पे लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब बाय डेफिनेशन क्या कहता है ये कि ये होगा 0 अगर fx जो है वो ऑड फंक्शन हुआ, इफ fx इज ऑड फंक्शन, है ना। और ये होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a fx dx अगर fx हो जाए इवन फंक्शन। तो यहाँ पे अगर चेक कर लें कि साइन टू द पावर 7x इवन है या ऑड है, तो हम लोग का इंटीग्रेशन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर fx मान लें हम लोग यहाँ पे साइन टू द पावर 7x को, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स पावर का 7 एंड साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और पावर में 7 है, तो ये माइनस का पावर में ऑड है तो माइनस बाहर आ गया, यानी ये आ गया माइनस साइन टू द पावर 7x, यानी यहाँ से आ गया माइनस fx। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन यही कहता है कि अगर f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस fx के बराबर है तो fx ऑड फंक्शन है ना। तो अगर fx ऑड फंक्शन आ गया यानी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 0 के बराबर, तो 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को 1/1 + x² का एंड लिमिट दिया हुआ है 0 to 1। तुम लोग अगर 1/1 + x² का इंटीग्रेशन बोला जाए तो इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x और यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट 0 to 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 0 to 1। अगर अपर लिमिट पुट करें तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4 एंड tan इनवर्स 0 हो गया 0, यानी यहाँ से ही आ गया π/4। तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी π/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इसका सम निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग को जो दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन वो दिया हुआ है d2y/dx² इज इक्वल टू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि तभी हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री कहते हैं जब सबका पावर क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये d2y/dx² इधर हो गया स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 + dy/dx का स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे डेरिवेटिव का पावर यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हम लोग ये ऑर्डर एंड डिग्री दोनों डिफाइन है। तो ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसी को कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर भी 2 है एंड डिग्री भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4, यानी 19 का हो गया ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो अगर इसको देखें तो ये हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में हो dy/dx + pxy इज इक्वल टू qx, है ना, जहाँ पे px एंड qx फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये इस फॉर्मेट में तो है ही, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का फॉर्मूला था e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो अगर इसको कंपेयर करें यहाँ पे तो px क्या है, px यहाँ पे दिया हुआ है sec x। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें तो हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। एंड यहाँ से हम लोग जानते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod of sec x + tan x।
तो यहाँ से e और sec x प्लस टेन एक्स लॉग का प्रॉपर्टी है ना, कि अगर a टू द पावर लॉग b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा b टू द पावर लॉग a के। तो यहाँ से sec x प्लस टेन एक्स को नीचे लाते हैं और e को ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा sec x प्लस टेन एक्स पावर में log e, एंड log e तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से किसके बराबर हो गया, sec x प्लस टेन एक्स के, यानी यहाँ से ये आ गया ऑप्शन ए के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इफ द वेक्टर्स ए आई प्लस 3j माइनस 2k एंड 3i माइनस 4j प्लस बी के आर कोलिनियर देन ए कॉमा बी इज। हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दोनों वेक्टर, ये दोनों कोलिनियर होगा अगर दोनों का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, तभी ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोलिनियर है, तो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर निकालें a/3 इक्वल टू 3/-4, ये बराबर होगा -2/b के, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/3 इक्वल टू -3/4 के बराबर है, यानी a इक्वल टू आ गया -3 × 3 यानी 9/4। तो a आ गया -9/4, और अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो b आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3/-4 इज इक्वल टू -2/b, माइनस से माइनस कटा, यानी यहाँ से आ गया b इक्वल टू 3/4 टू जा 8। यहाँ से ये 1/b है, सॉरी, यहाँ से ये b निकालना था, तो b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे b चाहिए तो ये ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ से b आ गया 4 टू जा 8/3। तो यहाँ से a हो गया -9/4 एंड b हो गया 8/3, यानी यहाँ से ये ऑप्शन मैच किया b के साथ, तो इसका आंसर हो गया b। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस के प्लस j डॉट i क्रॉस के प्लस k डॉट i क्रॉस j इज। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सर्कल रूल फॉलो करता है कि यहाँ पे अगर i है, यहाँ पे अगर j है, और यहाँ पे अगर k है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो k हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो i हो जाएगा, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो j हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, i क्रॉस j किया जाए तो ये k होगा, j क्रॉस k किया जाए तो ये i होगा, एंड k क्रॉस i किया जाए तो ये j होगा। एंड अगर ये ऑर्डर को यहाँ पे पलट दिया जाए, है ना, कि अगर j क्रॉस i निकालें, j क्रॉस अगर i निकालें तो ये माइनस k होगा, एंड अगर k क्रॉस j निकालें तो ये होगा माइनस i, एंड अगर i क्रॉस k निकालें तो ये हो जाएगा माइनस j। अब यहाँ पे सबका रखते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ i एंड यहाँ पे है j क्रॉस k, तो j क्रॉस k क्या हो जाएगा, वापस i आ जाएगा, यानी यहाँ से हो गया i डॉट i प्लस यहाँ पे है j डॉट i क्रॉस k, और i क्रॉस k क्या है, यहाँ पे माइनस j है, यानी माइनस यहाँ पे j आ गया, साथ में प्लस यहाँ पे k है डॉट i क्रॉस j, तो i क्रॉस j k आ गया। एंड यहाँ से हम लोग जानते हैं कि i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, एंड यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, एंड j डॉट j ये भी हो जाएगा 1, और यहाँ पे है k डॉट k, तो यहाँ से भी आ गया 1, एक 1 से एक 1 कट गया, एंड यहाँ पे 1 के बराबर हो गया, यानी 22 का आंसर हो गया C 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है इफ ए वेक्टर, यहाँ पे दिया हुआ है, एंड एक बी वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है दी ए डॉट बी वेक्टर इज, है ना। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ से ए डॉट बी वेक्टर निकालना है, यानी यहाँ पे निकालना है 5i प्लस j माइनस 3k, इसका निकालना है डॉट प्रोडक्ट 3i
माइनस 4j प्लस 7k के साथ। तो क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 के साथ, यानी 15, यहाँ पे 1, जे का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो जे का कॉफिशिएंट क्या है, जे का कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 1 इंटू -4 हो जाएगा -4 एंड -3 इंटू 7, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 21। तो कितना आ जाएगा, -21 -4 -25 एंड -25 प्लस 15, तो यहाँ से आ गया -10। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी -10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। कह रहा है कि इफ़ यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 है, मॉडुलस ऑफ बी फैक्टर भी नॉट इक्वल टू 0 है, कह रहा है एंड ए क्रॉस बी फैक्टर ये 0 फैक्टर है। तो कह रहा है देन क्या ए फैक्टर बी फैक्टर के बराबर होगा, या परपेंडिकुलर होगा, या पैरेलल होगा, या फोर्थ ऑप्शन कि दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने तो दोनों बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों वेक्टर या तो पैरेलल होना चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होना चाहिए, है ना, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा साथ में एन कैप। तो यहाँ से साइन थीटा अगर 0 होगा उसी केस में ये प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, यानी साइन थीटा 0 किस केस में आएगा, जब थीटा या तो 0 हो या तो पाई हो, है ना। तो 0 हो गया इट मीन्स पैरेलल कंडीशन, पाई हो गया इट मीन्स एंटी पैरेलल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कि ए पैरेलल टू बी होगा, तभी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 0 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 25 नंबर की द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर i + 2j + 2k r, है ना, कि एक फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे i + 2j + 2k, इसका निकालना है हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, कह रहा है कि अगर ये a1 मान लेते हैं a1 i कैप है प्लस b1 j कैप है प्लस c1 k कैप है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, a1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पे होता है b1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, एंड होता है c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे a1 क्या है, तो a1 1 है, b1 2 है एंड c1 यहाँ पे भी 2 है। तो अगर यहाँ पे निकालें हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ से रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया रूट ओवर a1 स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 4 प्लस c1 स्क्वायर यानी यहाँ भी हो गया 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ गया 4, यानी यहाँ से आ गया रूट ओवर 4 + 4 + 1 यानी हो गया 9, यानी रूट ओवर 9 होता है 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 यानी 1/3, b1 यहाँ पे है 2 यानी यहाँ से आ जाएगा 2/3 एंड c1 है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया कि 1/3 2/3 2/3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। कह रहा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, कि एक्स एक्सिस का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ से ये लेमडा आई के बराबर होगा, है ना, क्योंकि अगर सिर्फ आई यहाँ पे अगर कहते तो ये यहाँ पे यूनिट 1 वाला होता, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आई अगर यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें एक एक्स वाई जेड, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है, तो यहाँ पर अगर इसमें कहा जा रहा है कि इस एक्स एक्सिस पे है तो ये कितना लेंथ का होगा हमको पता नहीं है ना वो वेक्टर, है ना, तो इसी कारण से मान लेंगे कि लैम्डा लेंथ का है, तो यहाँ से हो जाएगा जो वेक्टर आर है वो हो जाएगा लैम्डा आई कैप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। कह रहा है इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इज,
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन में एक लाइन दिया हुआ है ना, उसको कन्वर्ट करना है वेक्टर इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है वो है x-5/3 इज इक्वल टू y-2/2 इज इक्वल टू z+4/-8 है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो लाइन है वो पास कर रहा है पॉइंट, अगर माने P तो हो जाएगा 5, 2, -4। यानी जो लाइन है वो कार्टेशियन इक्वेशन जिसका दिया हुआ है वो लाइन पॉइंट 5, 2, -4 से पास हो रहा है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज वो जो नीचे दिया हुआ रहता है वो, यानी यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज है 3, 2, -8। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका वेक्टर इक्वेशन लिखना चाहें तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा R इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। एंड यहाँ पे ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये जो ऑप्शन से मैच कर रहा है वो ऑप्शन है सी। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ इफ लाइन, दो दिया हुआ लाइन, एक L1 है एक L2 है, कह रहा है आर परपेंडिकुलर देन दी वैल्यू ऑफ के इज, है ना। कह रहा है दो लाइन है L1 L2 दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे के का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इज इक्वल टू z-z1/c1, एंड दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x-x2/a2 इज इक्वल टू y-y2/b2 इज इक्वल टू z-z2/c2, है ना। तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा कब, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये तीनों का जो एडिशन करें तो ये 0 के बराबर हो, तभी ये दोनों लाइन जो होगा आपस में परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a1 क्या हो जाएगा 3k, b1 क्या हो जाएगा 2, c1 क्या हो जाएगा 1, सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 2k एंड c2 हो जाएगा -7। तो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3k इंटू 1 यानी हो जाएगा 3k प्लस 2 इंटू 2k यानी हो जाएगा 4k, साथ में 1 इंटू -7 यानी प्लस ऑफ -7 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 3k प्लस 4k यानी 7k, एंड यहाँ से -7 उधर किए तो हो जाएगा प्लस ऑफ 7, 7 से 7 कटा 1 टाइम्स में यानी k इक्वल टू आ गया 1, यानी यहाँ पे 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए ये है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी आ गया 0.8, एंड यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ये है 0.5, एंड यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.4। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8 यानी यहाँ से आ गया 8 4 जा 32
यानी 0.32। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकालें, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालेंगे तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है। यानी अगर यहाँ पे इसको पॉइंट को हटाएं तो यहाँ से हो जाएगा 10 एंड ये कटा 2 टाइम्स में, यानी 16 यहाँ पे आया, एंड जब ये 2 से काटे तो आया 25, यानी यहाँ पे आ गया 16/25। तो यहाँ पे अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सब यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64/100, यानी यहाँ पे आ गया 0.64। तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच इज नॉट ट्रू, है ना। तो कौन इसमें से ट्रू नहीं है। तो बाय डेफिनेशन अगर बात किया जाए इंडिपेंडेंट इवेंट का, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन कहता है कि अगर ए एंड बी जो आउटकम होगा ये एक दूसरे के आउटकम को कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, है ना, तभी कहेंगे ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रखा है तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। ये तो सही है। पी ए इंटरसेक्शन नॉट पी, तो ये पी ए इंटू पी नॉट बी के बराबर होगा, तो ये भी सही है। पी ए यूनियन बी जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी, है ना। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ से पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, ये इनकरेक्ट है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी।